हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम बंधन बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में पढ़ रहे थे। और इस आधार पर हमने देखा कि ठोस 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में से जो आणविक है वो हम पढ़ चुके हैं, आयनिक पूरा कर चुके हैं, धात्विक भी हमारा हो चुका है, और सहज संयोजक ठोस जिसे नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो सहज संयोजक ठोस याद रखना, इसमें अधातु परमाणु शामिल होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात भी है कि सहज संयोजक ठोस हमेशा अधातु परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अधातु परमाणुओं से। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये विशेषता आपको याद रखनी है। अगर आपको विशेषता पूछी जाए कि सहज संयोजक ठोसों की एक विशेषता लिखी, तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमेशा अधातु परमाणुओं से बने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वे ठोस जिनमें अधातु परमाणु परस्पर सहज संयोजक बंधों से बंधे रहते हैं, वे ठोस जिनमें अधातु परमाणु परस्पर सहज संयोजक बंधों से बंधे रहते हैं, तो उन्हें सहज संयोजक ठोस कहा जाता है। और इनकी खास बात कि इनमें सहज संयोजक बंध उपस्थित होते हैं और सहज संयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। सहज संयोजक बंधों की दिशा निश्चित होती है। तो इन ठोसों में, इन यौगिकों में सहज संयोजक बंध उपस्थित होते हैं और सहज संयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, और दिशात्मक होने के कारण इनकी क्रिस्टलीय ज्यामिति निश्चित व्यवस्था वाली होती है कि ये ठोस सहज संयोजक बंधों से बने होते हैं, सहज संयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, और सहज संयोजक बंधों के दिशात्मक होने के कारण ये ठोस निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था वाले होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और एक खास बात और, नेटवर्क ठोस इसी को कहते हैं। और ये हमारे एग्जाम में प्रश्न आया था 1 नंबर वाला कि नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछा था 1 नंबर वाले में, और पेपर का सबसे फर्स्ट प्रश्न यही था। तो नेटवर्क ठोस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि सहज संयोजक ठोसों में जो अधातु परमाणु हैं वो आपस में सहज संयोजक बंधों से जुड़कर एक लंबे चौड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। सहज संयोजक ठोसों में अधातु परमाणु परस्पर सहज संयोजक बंधों से जुड़कर एक विशाल, एक लंबे चौड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिस कारण इन्हें नेटवर्क ठोस कहा जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है और इंपॉर्टेंट है। और इन सारों के एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखना, सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जाम्पल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड एक यौगिक है, सिलिकॉन कार्बाइड। याद रखना, सिलिकॉन को प्रतीक के रूप में Si लिखते हैं, और कार्बाइड इसको साथ मिलाऊंगा तो कार्बन से बनेगा। एक्चुअल में आप याद रखना कि सिलिकॉन की भी 4 संयोजकता और कार्बन की भी 4 संयोजकता। तो ये वाली तो इसके पैरों में आ जाएगी, ये वाली इसके पैरों में आ जाएगी। तो यहां Si और C, इस ये वाली 4 इसके पैरों में, ये वाली 4 इसके पैरों में, समान है तो कट गई। तो सूत्र क्या बन गया? SiC। तो सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र क्या होगा? SiC। ये आपके सहज संयोजक ठोस का एक उदाहरण है। इसके अलावा हम और बात करें तो आपको याद रखना है, जैसे यहां हीरा, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट भी इसका एग्जाम्पल है। और एक सबसे कठोर पदार्थ क्वार्ट्ज आपको याद रखना है। क्वार्ट्ज आपको याद रखना है, जो कि कठोर पदार्थ है। जैसे कि हम अंगूठी में नगीना डालते हैं, उस नगीने टाइप ये होता है, यानी रंग बिरंगे कांच होते हैं। एक प्रकार से मैं यूं बोलूं, रंग बिरंगे कांच होते हैं और ये सबसे कठोर होते हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज कहते हैं। और क्वार्ट्ज भी सहज संयोजक ठोस का उदाहरण है। ये बात आपको याद रखनी है। तो उदाहरणों में सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज इसके एग्जाम्पल
हो गए। तो ये सहज संयोजक ठोस है। अगर सहज संयोजक ठोसों की विशेषताओं की बात करें तो याद रखना, एक नंबर विशेषता की मैं अगर बात करूं तो इनका गलनांक उच्च होता है। सहज संयोजक जो ठोस है इनका गलनांक उच्च होता है, तो गलनांक इनका उच्च होता है। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई थी कि सहज संयोजक ठोस में अधातु परमाणु होते हैं और अधातु परमाणु है वो परस्पर सहज संयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। और सहज संयोजक बंध क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। सहज संयोजक बंधों के दिशात्मक होने के कारण इनकी जो प्रकृति है वो कठोर और भंगुर होती है। तो इनकी प्रकृति है वो याद रखना किसकी? सहज संयोजक ठोस की प्रकृति है वो एक तो कठोर होती है और एक भंगुर होती है। भंगुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो समान अधातु जो आयन है वो एक दूसरे के सीध में आ जाएंगे, यानी इसमें तो अधातु होंगे। और आप याद रखना धात्विक ठोस थे उनमें आपने पढ़ा था तो उनमें कौन से थे और आयनिक ठोसों में कौन से आयन थे, तो वो आपके समान आयन एक दूसरे के सीध में आ रहे थे। धात्विक ठोसों में तो केवल धातु होती है, आयनिक ठोसों में आयन होते हैं और आयन आप जानते हो धनावेश और ऋणावेश के रूप में होते हैं। तो आयनिक ठोस में जो समान आयन थे वो एक दूसरे के सीध में आ रहे थे चोट लगाने पर, इस वजह से और वो यौगिक बिखर रहा था और बिखरने को हम उसकी भंगुर प्रकृति कह रहे थे। और यहां इस सहज संयोजक ठोस में अधातु परमाणु है, तो अधातु परमाणु भी जो समान आवेश वाले हैं वो आप एक दूसरे के सीध में आ जाते हैं और चोट लगाने पर यौगिक टूट जाता है, बिखर जाता है, जिसे हम यौगिक की भंगुर प्रकृति कहते हैं। फिर हम बात करें तीसरा बिंदु, याद रखना सहज संयोजक ठोसों के बारे में कि ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये सुचालक भी हैं और ये कुचालक भी हैं। यानी धात्विक ठोस सुचालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं। अगर हम उदाहरणों की बात करें तो देखिए हीरा है वो कुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ये सुचालक और कुचालक है अर्थात हीरा और ग्रेफाइट, इनकी विस्तृत व्याख्या अब हम आगे करेंगे। हमारे सिलेबस में हीरा और ग्रेफाइट की संरचना शामिल है और इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। संरचनाएं तो कभी नहीं पूछी गई आज तक, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो यहां देखिए हीरे की संरचना, हीरे की संरचना में देखिए कार्बन कार्बन से बनी हुई ये संरचना है और इसमें एक परत है वो दूसरी परत के ऊपर व्यवस्थित न होकर के और बिल्कुल इससे सटी हुई होती है, यूं बोलेंगे। कहने का अर्थ कार्बन की एक परत है वो दूसरी परत के साथ सटी हुई होती है। और यहां ग्रेफाइट में कार्बन की जो परत है वो दूसरी परत के साथ सटी हुई तो होती है लेकिन बीच में कुछ दूरी होती है। यहां बीच में कार्बन कार्बन की परतों के मध्य कुछ दूरी होती है, इसमें कार्बन कार्बन की परतों के मध्य दूरी नहीं होती है। और हीरे में याद रखना कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन की बीच की दूरी कहीं भी ज्ञात कर ले, हम कहीं भी ज्ञात कर ले किसी भी कार्बन कार्बन की बीच की दूरी, तो वो 154 पिकोमीटर होती है। कि हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 154 पिकोमीटर होती है। और आप जानते हो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और याद रखने वाली बात ये कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकलित अवस्था में होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकलित अवस्था में होता है। और ग्रेफाइट की बात करूं तो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकलित अवस्था में होता है। और मैंने ये कहा हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 154 पिकोमीटर होती है, तो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 142 पिकोमीटर होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। और ये भी बता चुका हूं हीरे में जो परतें होती हैं वो बिल्कुल सटी हुई होती है, इनके बीच की दूरी होती ही नहीं है।
जबकि ग्रेफाइट में जो कार्बन की परतें हैं वो ऊपर वाली परत नीचे वाली के और नीचे वाली परत ऊपर वाली परत के सटी हुई तो होती है, लेकिन बीच में कुछ दूरी होती है, और वो निश्चित दूरी कितनी होती है दो परतों के बीच की? 335 पिकोमीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है, और ये छोटी छोटी बातें एक नंबर वाले प्रश्न में पूछी जा सकती हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन की दो निकटवर्ती परतों के बीच की न्यूनतम दूरी का मान होता है 335 पिकोमीटर, और हीरे में आपके परतें तो होती नहीं है, लेकिन एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी का मान यहां पूछा जा सकता है, वो 154 पिकोमीटर होता है। फिर हम बात करें हीरे में, आ जाते हैं हीरे में। और कार्बन परमाणु आपस में व्यवस्थित होकर के, हीरे में कार्बन परमाणु आपस में व्यवस्थित होकर के और एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं, जबकि ग्रेफाइट में और कार्बन परमाणु आपस में व्यवस्थित होकर के षटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। हेक्सागोनल बनाते हैं यहां पर, और यहां पर टेट्रागोनल बनाते हैं। तो यहां हेक्सागोनल यानी षटकोणीय और संरचना का निर्माण करते हैं। और याद रखना, हीरे में कार्बन की परतें आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकती नहीं है, फिसलती नहीं है, इसलिए हीरा कठोर होता है। और ग्रेफाइट में कार्बन की एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलती रहती है, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है। यह बात आपको याद रखनी है। और एक खास बात, हीरे में कार्बन के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। हीरे में कार्बन के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगर आपसे पूछ ले, यह प्रश्न वहां पूछा गया है हमारे एग्जाम में कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, लिखिए। तो याद रखना, आपको यूं बोलना है कि ग्रेफाइट में कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और यूं पूछे कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों, समझाइए। तो आप बोलना, हीरे में कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और अगर आपसे यह प्रश्न यूं पूछ लिया जाए कि हीरा तो कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है, क्यों, समझाइए। तो फिर आप हीरे में लिखोगे कि हीरे में कार्बन की परतें एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती नहीं है, इसलिए हीरा आपके कठोर होता है। और ग्रेफाइट में आप बता देना, कार्बन की परतें हैं, उनके मध्य कुछ दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, जिससे कार्बन की परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। फलस्वरूप ग्रेफाइट आपके मुलायम होता है, नरम होता है। ये बात आपको, सामान्य सी बातें आपको याद रखनी है। संरचनाओं पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें अंतर है वो याद रखिए कि इसमें sp3 संकरण, इसमें sp2 संकरण, इसमें चतुष्फलकीय संरचना, इसमें षटकोणीय संरचना। ये विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का सुचालक। इसमें कुचालक क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये सुचालक क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की जो परतें हैं वो सटी हुई होती हैं, फलस्वरूप एक दूसरे पर फिसलती नहीं है, तो कठोर होता है। ये मुलायम क्यों होता है? तो यूं बोल देना, कार्बन की परतों के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, जिससे कार्बन की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाती है, फलस्वरूप ये मुलायम होता है। इतनी सी सामान्य बातें आपको हीरा और ग्रेफाइट में याद रखनी है, जो कि सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं। और नेटवर्क ठोस में आपसे पूछे कि एक उदाहरण दीजिए, तो आप कार्बन आपकी सिलिकॉन कार्बाइड लिख सकते हो, हीरा लिख सकते हो, ग्रेफाइट लिख सकते हो, ठीक है ना, क्वार्ट्ज लिख सकते हो। ये इनमें से कोई एक आप उदाहरण दे सकते हो। हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको याद रखना है। और इसमें एग्जाम में एक बार तो अंतर पूछे गए हैं और एक बार एग्जाम में दोनों की परिभाषाएं उदाहरण सहित पूछी गई हैं। तो हम यहाँ अंतर पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे अंतर के रूप में आप देखिए एक मिनट, जैसे मैं क्रिस्टलीय की बात करूं, इसी लाइन में यहाँ क्रिस्टलीय है और यहाँ हम अक्रिस्टलीय मान लेंगे। क्रिस्टलीय नाम से पता चल रहा है, क्रिस्टलीय वो होते हैं
जिनमें अवयव कण अणु परमाणु आयन हैं वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। यानी वे ठोस जिनमें अवयव कण, और अवयव कण कौन कौन? अणु अथवा परमाणु अथवा आयन, इनको हम रसायन विज्ञान में अवयव कण बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट मैंने बताए अणु परमाणु आयन, अगर ये किसी सॉलिड में, किसी ठोस में और निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो हम कहेंगे कि वो ठोस है, वो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो। तो वे ठोस जिनमें अवयव कण अर्थात अणु परमाणु आयन निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं तो उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे तो हम बोलेंगे वे ठोस जिनमें अवयव कण अर्थात अणु परमाणु आयन निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं तो उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस में जैसे NaCl, आपके Na2SO4 और ZnS, ये आप याद रखना। या मैं दूसरे शब्दों में यूं बता दूं आप लोगों को, जिनमें धनायन और ऋणायन बनते हैं वे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन हिस्सा बनता है वो सारे हमेशा क्रिस्टलीय होते हैं। जिन यौगिकों में धनावेश और ऋणावेश का हिस्सा तोड़ने पर बन जाता है, जैसे इसको तोड़ोगे NaCl को तो Na+Cl- धनावेश ऋणावेश हिस्सा बन रहा है, इसका अर्थ ये आपकी क्रिस्टलीय है। Na2SO4 में Na+ हो जाएगा, SO4 माइनस हो जाएगा, तो ये दो हिस्से बन रहे हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, ये क्रिस्टलीय है। ZnS में Zn+2 और S-2 हो जाएगा तो यह भी क्रिस्टलीय है। तो जिनमें धनावेश और ऋणावेश के हिस्से बनते हैं वो हमेशा क्रिस्टलीय होते हैं। यह पहचान है, याद रखना। तो बता चुका हूं कि वे ठोस जिनमें अवयव कण अणु परमाणु अथवा आयन निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उन्हें तो हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल NaCl, Na2SO4, ZnS, इस प्रकार से। अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे आप लिख सकते हो कांच इसी का एग्जांपल है, रबर भी इसी का एग्जांपल है, प्लास्टिक है वो इसी का एग्जांपल है। तो आपको याद रखना है इनमें कोई अवयव कण है वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे और अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। 2 नंबर की हम बात करें, 2 नंबर, तो याद रखना इनका निश्चित गलनांक होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है मैं इनकी बात कर रहा हूं कि इनका गलनांक निश्चित होता है, तो इधर वाले में अपोजिट कर देना, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, तो इनमें अनिश्चित गलनांक पाया जाता है। उनमें तो निश्चित गलनांक पाया जाता है और इनमें अनिश्चित गलनांक पाया जाता है। और अगर हम तीसरे गुण के रूप में बात करें तो आप याद रखना इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है और इन्हें याद रखना आभासी ठोस कहा जाता है। इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। ये सामान्य सी बातें आप याद रखना। थोड़ा ये और सुन लीजिए कि इसे वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं। अरे इसमें अवयव कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, इसलिए इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। इसमें अवयव कण और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। और एक और याद रखना, आभासी ठोस को अति शीतत द्रव भी कहा जाता है। ये हमारे एग्जाम में और प्रश्न पूछा गया था, अति शीतत द्रव सुपर कोल्ड लिक्विड। अति शीतत द्रव सुपर कूल से बना है, कूल्ड, सुपर कूल लिक्विड, और ये कांच होता है। कांच को सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है क्योंकि समय के साथ याद रखना कांच है उसमें प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। अगर हम देखें प्राचीन काल के जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो धरोहर हैं, और उनमें अगर शीशे लगे हुए हैं तो हमें देखने पर पता चलेगा कि उनका शीशा ऊपर से तो पतला हो गया है, नीचे से कुछ मोटा हो गया है। यानी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं और उनमें खिड़कियों में, दरवाजों में जो शीशे लगे हैं वो शीशे ऊपर से पतले हो गए हैं, नीचे से कुछ मोटे हो गए हैं, क्योंकि उनमें समय के साथ और प्रवाहित होने का गुण पाया गया है, तो वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो गए हैं। और कांच में ये विशेषता होती है।
जो कांच होता है उसमें विशेषता पाई जाती है कि समय के साथ वो प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने के कारण ही इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांच में समय के साथ प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, यानी फैलने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। यह बात आप याद रखना। और अगर यूं पूछे आभासी ठोस इसी को बोलते हैं, तो आभासी ठोस कांच है, वो अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय को आभासी ठोस बोलते हैं। तो बोलना कि इसमें जो अवयव कण हैं वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। तो कांच को आभासी ठोस कहा जाता है, रबर को आभासी ठोस कहा जाता है, प्लास्टिक को आभासी ठोस कहा जाता है, लेकिन फिर स्पेशल कांच को अति शीतल द्रव कहा जाता है। याद रखना, आभासी ठोस तो मैं तीनों को बोलूंगा, लेकिन अति शीतल द्रव में केवल कांच को बोलूंगा, क्योंकि कांच में समय के साथ फैलने का, प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अति शीतल द्रव कहा जाता है। और अगला 4 नंबर जो अंतर है वो याद रखना कि इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और हमारे एग्जाम में विषमदैशिकता तो नहीं पूछा गया था, इनमें पाई जाती है समदैशिकता, और वो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। तो आप याद रखना कि समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है, पहले मैं बताता हूं आपको। विषमदैशिकता आप याद रखिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें विषमदैशिकता पाई जाती है, पहले तो आप इतना याद रखोगे। फिर विषमदैशिकता होती क्या है, याद रखना, जब क्रिस्टलीय ठोस की और कुछ भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक है, विद्युत चालकता है, विद्युत प्रतिरोधकता है, और आपके ये क्या बोलते हैं यांत्रिक सामर्थ्य है, तो आदि ऐसे कुछ गुण हैं। अगर इन गुणों को हम एक्स वाई जेड तीनों अक्षों से मापें, इन गुणों का तीनों अक्षों से मापन करें और तीनों अक्षों से ये गुण बार बार अलग अलग प्राप्त होते हो, तो हम कहेंगे कि यह जो ठोस है वो विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वह गुण जब इनके कुछ भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता आदि को जब भिन्न भिन्न अक्षों यानी एक्स वाई जेड से अलग अलग और ज्ञात किया जाता है, तो इनके मान किसके, अपवर्तनांक के मान, यांत्रिक सामर्थ्य के मान, विद्युत चालकता के मान और आपके प्रतिरोधकता के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, तीनों अक्षों से अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए इस गुण को विषमदैशिकता कहा जाता है और ऐसे ठोसों को विषमदैशिक ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस हमेशा विषमदैशिक होते हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुण जैसे मैंने बताया अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत चालकता और आपके जो तापीय चालकता, ये सारे कुछ हैं वो अलग अलग अक्षों से अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और ऐसे ठोसों को विषमदैशिक ठोस कहा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें समदैशिकता की, तो याद रखना है उसका जस्ट अपोजिट कर देना है आप लोगों को। तो आपको बोलना है कि अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता आदि को जब तीनों अक्षों से मापा जाता है, तीनों अक्षों से अलग अलग, एक्स अक्ष से अलग, वाई अक्ष से अलग मापेंगे, जेड अक्ष से अलग मापेंगे और तीनों अक्षों से माप लिया लेकिन मान बराबर प्राप्त हो रहा है, तीनों अक्षों से मापन करने पर और मान एक ही प्रकार का प्राप्त हो, मान समान प्राप्त हो, मान बराबर प्राप्त हो, तो ठोसों के इस गुण को समदैशिकता कहा जाता है और इस प्रकार के ठोस समदैशिक ठोस कहलाते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है और एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। और एक लास्ट एंड फाइनल इसमें अंतर याद रखना, वो ये कि इनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है और इनमें लघु परास व्यवस्था होती है, इनमें
लघुपरास व्यवस्था होती है और इनमें दीर्घपरास व्यवस्था होती है। पहले सुन लीजिए दीर्घपरास व्यवस्था क्या है। जैसे मैं बता चुका हूं क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनमें जैसे अवयवगुण है। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक आपके क्रिस्टलीय ठोस बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस में आपके सामने बना रहा हूं और इस क्रिस्टलीय ठोस को मैं कुछ यूं इस प्रकार से बना देता हूं आपके सामने। इस क्रिस्टलीय ठोस को मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस बना दिया मैंने, ये कोनों पर अवयवकण लगे हैं, अणु परमाणु आयन इसके अवयवकण हैं और अवयवकण तो मैंने आपके सामने एक निश्चित ज्यामिति बनाई, निश्चित आकृति बनाई है। तो जाहिर सी बात है निश्चित आकृति निश्चित ज्यामिति आप देख रहे हो तो फिर इस प्रकार से ये यौगिक तो क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्रिस्टलीय ठोसों की क्योंकि मैं बता चुका हूं निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित आकृति होती है और इसमें ये कोनों पर अवयवकण लगे हैं। ये अवयवकण इस प्रकार से याद रखना, ये अवयवकण जैसे मैं इतना बड़ा दिखा दूंगा अभी, इस अवयवकण जो कोनों पर इनके अवयवकण लगे होते हैं, ये अवयवकण कुछ बड़े बड़े होते हैं अर्थात दूर दूर तक फैले रहते हैं। लॉन्ग प्रास, लॉन्ग रेंज बोलूंगा, लॉन्ग रेंज के रूप में होते हैं। अवयवकण छोटे न होकर कुछ बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं तो वो अवयवकण आपस में मिल जाते हैं या आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं, जिसे हम कहते हैं दीर्घपरास व्यवस्था। और इनमें जो अवयवकण होते हैं वो इस प्रकार से अवयवकण वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो देखने पर, जूम करके देखने पर वो हमें आपस में मिले हुए प्रतीत नहीं होते हैं। इसमें तो आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं अवयवकण, इसलिए बोलूंगा कि अवयवकण है वो दीर्घपरास वाले होते हैं। यानी ये अवयवकण अपने सेंटर से फैलकर यहां तक चला आया, ये अवयवकण अपने सेंटर से फैलकर यहां तक चला आया। जूम करके देखने पर तो मैं कहूंगा कि ये दीर्घपरास वाला अवयवकण है, तो इनके अवयवकण दीर्घपरास वाले होते हैं। इनमें जूम करके देखने पर और अवयवकण है वो एक दूसरे से दूर दूर दिखाई देते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इनमें अवयवकणों की लघुपरास होती है। ये बात आपको याद रखनी है और ये सामान्य हमारे एग्जाम में पूछा भी गया, बता चुका हूं और अंतर भी आया, एक बार लिखना तो अंतर आप ये लिखोगे। और अगर डिटेल से पूछे कि क्रिस्टलीय ठोसों को उदाहरण सहित और समझाइए और इनकी विशेषताएं लिखिए, तो ये अगले बिंदु इसकी विशेषताएं बन जाएगी। जो पहले बिंदु में आप परिभाषा लिखोगे, अगले बिंदु विशेषता बन जाएगी। इसी प्रकार पहले में परिभाषा हो जाएगी, अगले बिंदु विशेषता के रूप में आ जाएंगे और उदाहरण आ जाएंगे।